नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एमएलए माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ईडी ने बड़ा दावा किया। ईडी ने कहा, माणिक के बोर्ड अध्यक्ष रहते 58,000 नियुक्तियां हुई जिनमें पैसे लिए गए। झारखंड के धनबाद में रेलवे के हनुमान जी को मंदिर खाली करने का नोटिस थमा दिया। इस सेंट्रल रेलवे ने मंगलवार शाम को मंदिर के बाहर यह नोटिस लगाया। यह हनुमान जी के नाम से है। बीते 8 अक्टूबर को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो गए। इसी को देखते हुए 12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एयर शो का आयोजित किया गया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर है। गुजरात के मेहसाणा जिले में भाजपा अध्यक्ष ने गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। केंद्र और आरबीआई ने मांगा समय। 9 नवंबर को होगी अगली सुनवाई और 59 याचिकाओं पर सुनवाई। रुक करते हैं अब खबरों पर विस्तार से। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एमएलए माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ईडी ने बड़ा दावा किया है कि ईडी ने कहा कि माणिक के बोर्ड अध्यक्ष रहते 58,000 नियुक्तियां हुई जिनमें पैसे लिए गए हैं। और जांच एजेंसी ने दावा किया कि माणिक की मोबाइल में डीडी और आर के नाम से 2 नंबर मिले हैं, जिसकी फर्जीवाड़े में संलिप्तता से ईडी ने पेशकार काट में कहा कि हमें इन 2 नंबरों की जांच करनी है। शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड माणिक ही है। माणिक ने पार्थ समेत कई नेताओं के कहने पर फर्जी तरीके से लोगों को नौकरी दी है। अभ्यर्थियों ने माणिक के परिवार से भी पैसे ट्रांसफर किए हैं, इसलिए जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बंगाल के तृणमूल सरकार आने के बाद माणिक भट्टाचार्य को 2011 में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। जून 2022 में शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट ने पद से हटाने का निर्देश दिया था। मामले की जांच हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। साल 2014 में प्राथमिक शिक्षण नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा में 259 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी का मामला हाई कोर्ट में गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश के लिए सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने पहले पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ को अरेस्ट किया और फिर माणिक को पूछताछ के लिए बुलाया था। इधर सीबीआई की जांच भी भारी चल रही थी और माणिक ने बीमारी की बात कहकर सीबीआई जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने वारंट के खिलाफ पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने माणिक को अंतरिम राह दी थी, जिसके बाद ईडी एक्टिव हो गई थी। 40 अक्टूबर से लेके 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने माणिक को अंतरिम राहत दी थी, जिसके बाद ईडी एक्शन को हो गई थी। 10 अक्टूबर को ईडी ने माणिक को पूछताछ के लिए बुलाया था और 11 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ, अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, यानी सब महिलाओं को दे दिए। आदमी के पास है क्या? एक शिवजी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, उनके पास कपड़े लगते कुछ नहीं है, ऊपर से गले में सांप पड़ा हुआ है। वही गंगा जी भी अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं। एक विष्णु भगवान है जो समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तो भगवान ने पहले ही कर दी थी। शनिवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बीजेपी मंत्री ने यह बयान दिया था, जिसे सुनकर कार्यक्रम में मौजूदा महिलाएं हैरान रह गई थी। वहीं उनके एक बयान की राजनीतिक गलियारों में भी खूब आलोचना हो रही थी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी विधायक बंशीधर अपने बयान को लेकर घिरे हैं। हाल ही में उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा था कि सरकार इस मामले की जांच को लेकर गंभीर है, लेकिन कांग्रेस कोई आरोप लगाने से पहले यह समझ ले कि पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप ना किया हो।
बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो मोदी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो। झारखंड के धनबाद में रेलवे ने हनुमान जी को मंदिर खाली करने का नोटिस थमा दिया। इस सेंट्रल रेलवे ने मंगलवार शाम को मंदिर के बाहर यह नोटिस लगाया। यह हनुमान जी के नाम से है, जिसमें लिखा है कि आपका मंदिर रेलवे की जमीन पर है, यहां अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर मंदिर हटा ले और जमीन खाली कर दे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह मामला धनबाद के बेकार बांध इलाके का है। खटिक बस्ती में रेलवे ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस चिपकाया है। रेलवे ने न सिर्फ हनुमान मंदिर बल्कि आसपास की अवैध झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाने को कहा है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर धनबाद रेल मंडल और इसके चौधरी ने कहा कि ये मानवीय भूल है। नोटिस में गलती से हनुमान जी का नाम लिख दिया गया है, इसे सुधार किया जाएगा और आगे से ऐसी गलती ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। किसी की भावनाओं को आहत करना विभाग का मकसद नहीं था, हमें बस जमीन से अतिक्रमण हटाना था। बेकार बांध के खटिक मोहल्ले में 20 सालों से लोग रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं। यहाँ खटिक समुदाय के लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश से आए हैं। झुग्गी झोपड़ी बनाकर सालों से पानी, फल, मछली, सब्जी समेत अन्य छोटे छोटे कारोबार करते हैं। रेलवे की टीम ने मोहल्ले में सभी घरों को अवैध कब्जा बताकर खाली करने का नोटिस चिपका दिया। सभी घरों को उनके नाम से दीवार पर नोटिस चिपकाया गया है। इस इलाके में 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना और अंब बंदौर से रेल यात्रियों का दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। 14 अक्टूबर से वंदे भारत एक्सप्रेस अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए रेगुलर चलना शुरू हो जाएगी। यह देश की चौथी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी। ये ट्रेन वीरवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वीरवार यानी 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना रेलवे स्टेशन की हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक आज शाम तक नंगल डैम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा। वो रविवार को जनशताब्दी ट्रेन के दिल्ली जाने के बाद ही ऊना आएंगे। वहीं वंदे भारत के इनॉग्रल रन के लिए ऊना रेलवे स्टेशन पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। अंबाला रेलवे डिवीजन के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया स्टेशन में तैयारियों को निरीक्षक कर चुके हैं। उत्तरी रेलवे के आला अधिकारी भी ऊना पहुंच रहे हैं। आरपीएफ का सुरक्षा दस्ता भी स्टेशन पहुंच गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा आएगी। यह लगभग 412 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इससे नई दिल्ली से अंब अंदौरा के बीच अंबाला, चंडीगढ़ और ऊना में 2 मिनट के होल्ड होंगे, जबकि वंदे भारत अंबा अंदौरा से दिल्ली के लिए चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 25 मिनट में पूरा करेगी। अंब अंदौरा से नई दिल्ली के बीच ऊना, चंडीगढ़ और अंबाला में 2-2 मिनट के होल्ड होंगे, जबकि नंगल डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशनल होल्ड होगा। वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसका रेल इंटरगेट कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। लगभग 18 कोच की यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें फोटो कोटिलिक अल्ट्रा एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगाया है, जो जीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट लगाई गई है, साथ ही ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी सेंसर लगे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से वंदे भारत में सीसीटीवी लगे हैं और इसमें वाईफाई की सुविधा भी रहेगी। बीते 8 अक्टूबर को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो गए। इसी को देखते हुए 12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उधमपुर में एयर शो का आयोजन किया गया था। यहां भारतीय वायुसेना अपनी ताकत की झलक दिखा जा रही थी। एयरफोर्स स्टेशन पर कई लड़ाकू विमान जैसे राफेल, जगुआर और मिग 29 अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इसके लिए देश के कई स्टेशनों से विमान उधमपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले इस एयर शो में राफेल और जगुआर सहित कई लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाया और साथ ही कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के इस करतब से
पड़ोसी देश पाकिस्तान दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस एयर शो में राफेल विमान भी आसमान में उड़ान भरा और आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट राफेल की गर्जना सुनकर पाकिस्तान और चीन दोनों की दहल उठे। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे एयर शो में आकर्षण का केंद्र राफेल होने की कहा जा रहा है और इस शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया और जहां राफेल विमान आकर्षक का केंद्र बना और इसके अलावा कई अन्य लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक अपाचे भी अपने करतब का प्रदर्शन किया और एयर शो के कार्यक्रम में उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। पीएनबी घोटालों में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत आने में डर लग रहा है। लंदन की एक जेल में कैद नीरव ने साइकियाट्रिस्ट को बताया कि भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर यह या तो मारा जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। उसने बताया कि आखिरकार मुझे जेल में ही मरना है। नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने मोदी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी थी। इस फैसले के खिलाफ उसने लंदन हाई कोर्ट में अपील की है। भारत लाए जाने के बाद उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। नीरव के साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर एंड्रू फॉरेस्टर्स ने हाईकोर्ट को बताया कि आर्थर रोड जेल प्रशासन का कहना है कि उसने बैरक 12 से सभी निकुली चीलें हटा ली है, लेकिन वहां दरवाजे के हैंडल और नल से लटक कर कैदियों के जान देने के मामले भी देखे गए हैं। नीरव के साइकियाट्रिस्ट ने अदालत को बताया कि वे केवल काटने और फांसी के बारे में सोचता है। उसका मानना है कि प्रत्यर्पित किए जाने के बाद वह जेल में ही मरेगा। उसकी बीमारी इतनी गंभीर है कि उसे 2 बार अस्पताल भेजा जा चुका है। आत्महत्या को लेकर जेल में उसको 4 बार मॉनिटर करना पड़ा है और वह घोर निराशा में है। फॉरेस्टर्स ने अदालत को बताया कि नीरव मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार है। ऐसा परिवार से दूरी की वजह से हुआ है। फॉरेस्टर्स ने यह भी बताया कि नीरव की मां ने भी सुसाइड किया था। उन्होंने जेल के हालात को लेकर भारत सरकार के आश्वासन की आलोचना करते हुए कहा कि वहां व्यक्तिगत देखभाल के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है। साथ ही भारतीय जेलों में आत्महत्या रोकने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। भारत सरकार की ओर से वकील हेलन मैककम कैसी ने अदालत से कहा कि नीरव अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट से राय ले सकते हैं। उसके साथ सेल में एक और कैदी रहेगा। नीरव अपने वकील से रोज मिल सकता है, वहीं हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिल सकेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर है। गुजरात के महेसाणा जिले में भाजपा अध्यक्ष ने गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बबूल के बीज बोए थे तो इसीलिए बबूल के पेड़ उगेंगे, विकास कभी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राज्य में और अब देश में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। गुजरात का विकास मॉडल कई अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़ाया है, इलाके को इलाके से लड़ाया है। जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया, विकास की यात्रा को अटकाया और भटकाया है। साथ ही नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज खुद लटकी और भटकी हुई है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे हर घर में पार्टी के संदेश ले जाएं और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर विवादों में फंस चुके आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है। बीजेपी ने गोपाल इटालिया का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने महिलाओं को मंदिर ना जाने और कथा ना सुनने की सलाह दी है। उन्होंने मंदिर और कथा सत्संग को महिलाओं के शोषण के अड्डे बताया है। गोपाल इटालिया अपने बयानों की वजह से न सिर्फ खुद के लिए बल्कि आप पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी के गुजरात प्रवक्ता यज्ञेश दवे ने यह वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में गोपाल इटालिया बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कथा सुनकर और मंदिर जाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वे शोषण के अड्डे हैं। महिलाएं अपने समान हक के लिए लड़े, देश पर राज करने की तैयारी करें। कथा सत्संग में नाचने गाने की बजाय माता और बहनों किताबें पढ़े। गोपाल इटालिया का यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है।
फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास. The Sleep Company mattress is झक्कास. Log on to the sleepcompany.in. My life, my Lyra. बेंगलुरु में कपल अपने घर का डिमोलिशन रोकने के लिए बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट का वो सितारा है जिसे जब जो चाहा उसे वो मिला। टीम इंडिया की कप्तानी हो या फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्षता। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर बैन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक चली बहस। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल का जवाब सीधा नहीं दिया। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई की गई। 2016 में लिए गए केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। वहीं केंद्र व रिजर्व बैंक ने हलफनामा दायर करने के लिए समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को की जाएगी और इस पूरी कार्यवाही की आज लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आइकन बना है जिसे क्लिक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्यवाही देखी जा सकती है। इसके अलावा इसे यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है। कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में मामलों की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना है। इससे पहले की सुनवाई में बेंच की ओर से सवाल किया गया था कि कहीं यह मामला एकेडमिक तो नहीं हो गया है। बता दें कि दिसंबर 2016 के बाद से इस मामले में 59 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे मवेशियों के लंपी स्किन वायरस के मामले पर दर्ज हुई याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को उठाया गया। मामले का उल्लेख करने वाले एक वकील ने यूयू ललित की पीठ को बताया कि यह बीमारी मवेशियों में फैल गई है और इसके कारण अब तक 59,000 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। इस पर न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति AS भट्ट की पीठ ने कहा कि मामले को 31 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। बेंगलुरु में एक कपल अपने घर का डिमोलिशन रोकने के लिए बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया। इस जोड़े ने नगरपालिका के अधिकारियों को धमकी दी कि अगर उनका घर गिराया जाता है तो वे खुद को आग लगा लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर लिया और पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर किसी तरह उन्हें रेस्क्यू किया। दरअसल बेंगलुरु में इन दिनों डिमोलिशन ड्राइव चल रही है जिसमें शहर के ड्रेनेज को ब्लॉक करने वाले अवैध निर्माणों को ढहाया जा रहा है। इसी ड्राइव के तहत बुधवार को KR पुरम के SR लेआउट में डिमोलिशन के लिए नगरपालिका का बुलडोजर पहुंचा था। जब सोना सेन और सुनील सिंह नाम के इस दंपति के घर की बारी आई तो वे घर की दीवार के सहारे खड़े हो गए और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी दी। इस दौरान पुलिस वालों और पड़ोसी कपल ने
रिक्वेस्ट करते रहे और आवेश में आकर कोई कदम न उठाए। सोना सेन की उसकी बात नहीं मानी, साथ ही पति और खुद पर बोतल से पेट्रोल छिड़कती रही। उसने माचिस की तीली निकाली, उसे चलाने की पहली कोशिश नाकाम रही। तभी ऊपर खड़े हुए कुछ लोगों ने बाल्टी से उस पर पानी डाल दिया। आसपास खड़े लोगों ने पति पत्नी पकड़कर ऊपर खींच लिया। इसके बाद फायर फाइटर्स ने भी उन पर पानी की बौछार कर दी। लोगों ने नगर पालिका के अधिकारियों से भी अपील की कि वे घर का डिमोलिशन कुछ देर के लिए रोक दे। इसके बाद पड़ोसियों और पुलिस ने दोनों को घर के अंदर खींचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि इस दंपति का घर इलाके के उन 6 घरों में शामिल है जो बरसाती पानी की नाली पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। हालांकि कपल का दावा है कि शहर का प्रशासन उन्हें बेघर करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि उनके पास अपने घर को वैध बताने के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बुधवार को महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों को लेकर वाशिंगटन डीसी में सऊदी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान के वित्त मंत्रियों को शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही उन्होंने आर्थिक सहयोग को और विकास संगठन, यूरोपियन आयोग को और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नेताओं और प्रमुखों के साथ बैठक की। निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव माथियास कॉर्मन और AFTS के अध्यक्ष राजाकुमार से भी मुलाकात की। इस दौरान IMF मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत मजबूती से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP तक ले जाने के लिए प्रमुख सुधारों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि निर्मला सीतारामन ने जापानी विदेश मंत्री सुजुकी से कहा कि यह वर्ष भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष है, क्योंकि दोनों राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि 2023 विश्व मंच पर भारत और जापान के लिए अधिक जिम्मेदारियां लेकर आया है, क्योंकि दोनों देश क्रमशः G20 और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने इंडो पैसिफिक आर्थिक सहयोग से संबंधित प्रमुख एजेंडे पर भी चर्चा की। निर्मला सीतारामन ने 2023 में G20 वित्त की संभावनाओं पर चर्चा की और G20 इंडिया 2023 प्रेसिडेंट के लिए दक्षिण कोरिया का समर्थन मांगा। सीतारामन ने क्यूंग हो को 6ठी भारत दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आमंत्रित किया। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट का वो सितारा है जिसने जब जो चाहा उसे वो मिला। टीम इंडिया की कप्तानी हो या फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्षता, अपने दम पर सब हासिल किया। अब गांगुली के साथ कुछ भी अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है। गांगुली ने जिस BCCI को 3 साल तक चलाया, अब उसके ही साथी उन्हें कुर्सी से हटाना चाहता है। दादा चाहता है कि उन्हें एक बार फिर BCCI का अध्यक्ष बनाया जाए। उन्हें ही लोगों ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई में मंगलवार को BCCI हेडक्वार्टर में एक बड़ी मीटिंग हुई। यहां पूरे देश के क्रिकेट संघ से बड़े अधिकारी आए हुए थे। BCCI का नियम है कि पुराना अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि गांगुली ने यह नहीं किया। वो दूसरी बार BCCI अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन लोग उनके सपोर्ट में नहीं आए। ऐसे में उन्होंने अपनी नाराजगी छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की। पहले गांगुली BCCI अध्यक्ष पद से हटाए गए, इसके बाद उन्हें IPL चेयरमैन पद का ऑफर दिया गया। सोचिए तो, आदमी पिछले 3 साल से BCCI का अध्यक्ष हो, उससे IPL का चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये एक तरह से उनके लिए डिमोलिशन था और गांगुली तो ठहरे प्रिंस ऑफ कोलकाता, वो इसे कैसे सह सकते थे। उन्होंने कहा कि BCCI अध्यक्ष हटने के बाद मैं उसकी किसी उप समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी TMC ने बड़ा आरोप भी लगा दिया है। उनका कहना है कि भाजपा ने सौरव गांगुली को अपमानित किया है, क्योंकि वे उनके पार्टी में शामिल नहीं करने के विफल रहे। तृणमूल के प्रवक्ता कृणाल घोष ने कहा कि भाजपा ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच यह संदेश फैलाने की कोशिश की थी कि राज्य में बेहद लोकप्रिय गांगुली पार्टी में शामिल होंगे। TMC ने यह भी दावा किया कि यह राजनीतिक प्रतिघोष है। जब गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह दूसरे कार्यकाल के लिए BCCI के सचिव पद पर बने रह सकते हैं, तो गांगुली क्यों नहीं।
अदालत ने बुधवार को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में ओलंपियन सुनील पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अनिरुद्ध दहिया और 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और आपराधिक साजिश सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने 2 फरार आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने अपने 47 पृष्ठों के फैसले में आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य मामलों में आरोप तय करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर तक तय करते हुए सभी आरोपियों को तलब किया है। सुनवाई के दौरान उन्हें पूछा जाएगा कि इन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के साक्ष्य के हैं, क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं या नहीं। आरोपियों के अपराध स्वीकार न करने पर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने पूरी घटना को हिस्सों में बांटते हुए आरोप तय करने का निर्देश दिया है। छत्रसाल स्टेडियम में हुई घटनाओं के संबंध में आरोपियों के खिलाफ चोट और लूट के आरोप भी तय किए गए हैं। शालीमार बाग की घटनाओं के संबंध में सुशील कुमार को छोड़कर 10 आरोपियों के खिलाफ अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाने, दंगा करने सहित आपराधिक साजिश और अवैध रूप से जमा होने की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। यही नहीं, कोर्ट ने मॉडल टाउन में हुई घटना के संबंध में सुशील कुमार को छोड़कर 15 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, दंगा समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का भी निर्देश दिया है। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर बैन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह सुनवाई 10 दिनों तक चली। कोर्ट अब अपने फैसले में तय करेगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से हिजाब की पाबंदी को लेकर दिया गया फैसला सही है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई पूरी करने का ऐलान करने के साथ ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस का अंत संजय हेगड़े ने एक शेर के साथ किया था। उन्होंने कहा था कि शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का, तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध विवाद के याचिकाकर्ताओं से 1 घंटे के भीतर अपनी दलीलें खत्म करने की सलाह देते हुए कहा था कि वे अपना धैर्य खो रहा है। वही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तय किया था कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने से उनकी शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वे पूरी तरह से कक्षाओं में भाग लेना बंद कर सकती है। कुछ अधिवक्ताओं ने यह भी आग्रह किया था कि मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा। राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस साल की शुरुआत में इस मुद्दे पर राज्यव्यापी हंगामे के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार का आदेश धर्मतटस्थ था। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया। केंद्र ने जवाब देने के लिए कोर्ट से और वक्त की मांग और मोहलत मांगी थी। साथ ही अदालत ने सभी याचिकाओं पर औपचारिक नोटिस जारी किया है। इन याचिकाकर्ताओं को भी 3 पेज का रिटर्न सबमिशन दाखिल करने को कहा गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश CJI UU ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का पक्ष क्या है। पीठ ने LC तुषार मेहता से पूछा कि आप कब तक जवाब दाखिल करेंगे। इस पर SG ने कहा कि 2 हफ्ते में जवाब दाखिल कर देंगे। इस पर CJI ललित ने कहा कि यह 1991 का असंवैधानिक है। हम समय के अधिकांश सांसद नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड संसदीय बहस आदि के रूप में है। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद देखते हैं रफ्तार न्यूज। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा
पुदीना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ओपीएससी देशों ने पिछले सप्ताह देश का उत्पादन 20 लाख बैरल तक घटाने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रति नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को सऊदी अरब और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएससी के फैसले के बाद सऊदी अरब को अब दुष्परिणाम भुगतना होगा। अमेरिका के लगातार आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद पिछले सप्ताह ओपेक ने सदस्य देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला लिया। बता दें कि दुनिया के बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब से अमेरिका ने तेल उत्पादन बढ़ाने को लेकर अनेक बार बातचीत की थी। समूह के सभी देशों में सऊदी अरब सबसे अधिक प्रभावशाली है। वैश्विक स्तर पर इस फैसले का असर होगा। इससे बचना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब को मनाने का भरकश प्रयास किया था, लेकिन उसने अमेरिकी की बात को नहीं माना। बाइडेन के इस अहम बयान से एक दिन पहले सशक्त डेमोक्रेटिक सीनेटर बाबा मेनेंडेज ने कहा था कि अमेरिका को तुरंत सऊदी अरब के साथ अपने सभी साझेदारी को फ्रीज करने का महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। इससे हथियारों की बिक्री भी शामिल रहे। भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों में पिछले एक महीने से कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इस सबसे बीच अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने मंगलवार को कहा कि दुनिया की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका के संबंध नाजुक है। जेनेट ने यह बयान निर्मला सीतारमण के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद दिया है। बता दें कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वित्त मंत्री सचिव जेनेट येलेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों के साथ मौजूदा वैश्विक व्यापक की स्थिति पर चर्चा की। जेनेट येलेन ने निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात और चर्चा करने के बाद घोषणा की कि वह अमेरिका भारत आर्थिक और वित्तीय साझेदारी के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए अगले महीने नवंबर में भारत का दौरा करेगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा जारी बयान के हवाले से जेनेट येलेन ने सीतारामन से कहा कि ट्रेजरी विभाग में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका भारत के संबंध नाजुक बने हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कथित सदस्य को जालना से गिरफ्तार किया है। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्यों की संख्या अब तक 22 हो गई है। एटीएस अधिकारी ने कहा कि पीएफआई के जालना में जिले के पूर्व प्रमुख शेर उमर शेख हबीब को सोमवार देर रात गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसे औरंगाबाद की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे शनिवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 22 दिसंबर को एटीएस ने कथित आतंक संबंधी गतिविधियों के लिए संगठन पर राष्ट्रव्यापी बहु एजेंसी कार्यवाही के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए थे। अधिकारी ने बताया कि हबीब पीएफआई की जालना जिला इकाई के पूर्व प्रमुख थे।
सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 करोड़ से ज्यादा के मूल्य का 3 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। भारतीय मूल के यात्रियों ने सोना अंडरगारमेंट्स में छुपाया था। मुंबई हवाई अड्डे से सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा कि पूरा सोना 2 पैकेट में बरामद किया गया है। महाराष्ट्र के जालना जिले की एक अदालत ने मंगलवार को अपनी मां की पीट कर हत्या करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र अदालत ने न्यायाधीश वीएम मोहिने के सुखराम यादानी सिंधे को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने देश के विभिन्न हिस्सों से 11,300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। ड्रग्स की यह मात्रा इस साल जनवरी से अब तक जब्त की गई है। इसके साथ ही एजेंसी ने पिछले 9 महीनों में 58 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह मात्रा पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। पिछले साल संघीय ड्रग्स विरोधी एजेंसी की मुंबई इकाई ने 1,780 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया था। एनसीबी अधिकारी ने कहा कि इसने 1 जनवरी से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक 46 मामले दर्ज किए और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा के लोगों को गिरफ्तार किया। जब ड्रग्स में बड़ी मात्रा में कोकीन, मेफेड्रोन, गांजा, हेरोइन और एलएसडी शामिल है। हालांकि अधिकारी ने अवैध बाजारों में जब्त ड्रग्स की सामूहिक कीमत के बारे में नहीं बताया। अधिकारी ने कहा कि ब्लैक कोकीन बाजार में सबसे अधिक मांग वाला ड्रग्स है और इसे 20,000 रुपये प्रति ग्राम पर बेचा जाता है, जिससे यह सबसे महंगा मादक पदार्थ बन जाता है। मेफेड्रोन 3,000 रुपये प्रति ग्राम पर बेचा जाता है। अधिकारी ने कहा कि हाई क्लास समाज के लोगों के बीच ब्लैक कोकीन की अत्यंत मांग है और हमारा फोकस ऐसे ड्रग्स की आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं पर है। उन्होंने कहा कि 2021 में एनसीबी ने 1,780 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया था, 119 मामले दर्ज किए थे और विभिन्न राज्यों से 240 लोगों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन। राहुल गांधी की पदयात्रा पर वक्त कर्नाटक में मौजूद। आज राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत चिकडूर के चल्लक्केरे से टाउन से की और राहुल गांधी इस दौरान स्थानीय लोगों से मिलते नजर आए और उनसे बातें करते नजर आए। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब तक 905 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यह कुल 12 राज्यों से होकर गुजरेगा और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगा। कर्नाटक में राहुल की पदयात्रा 21 दिनों के लिए रहेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं राज्य के अलावा अलग अलग क्षेत्रों और गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। गुरुवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान कुछ भावुक क्षण भी देखने को मिले थे, जिसमें राहुल गांधी अपनी मां के जूते के फीते बांधते दिखाई दिए थे। मध्य प्रदेश के 2 कांग्रेस विधायकों सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ पर दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही जीआरपीएसपी जबलपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे ने घटना के दिन रेवांचल एक्सप्रेस में तैनात टीसी अटेंडेंट पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। सभी ने पीड़ित महिला के साथ विधायकों द्वारा अभद्रता की घटना को सही बताया है। अब ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के बयान लिए जाएंगे। इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे ने बताया कि विधायकों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और पुलिस जमानत के लिए नोटिस भी दे सकती है। यह पुलिस पर निर्भर है। हालांकि मामले में 7 साल के कम सजा की धारा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन पुलिस कोर्ट को मामले की गंभीरता बताकर गिरफ्तारी कर सकती है। बता दें कि महिला की शिकायत पर सागर पुलिस ने सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफ पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। इसके बाद जबलपुर जीआरपी ने मामले की जांच एसपी ऑफिस को सौंप दी थी। इसकी जांच महिला इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे को दी गई है। रेवांचल एक्सप्रेस त्रिवास से रवाना हुई थी। H1 कोच में 30 साल की महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ सफर कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस के दोनों विधायकों पर बेड टच का आरोप लगाया था। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को फोन पर दी। इसके बाद ट्रेन में ही जीआरपी और एसआरपी के महिला की शिकायत सुनी। दोनों विधायकों पर केस दर्ज हुआ।
बिहार की महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री रहे कार्तिक सिंह अपहरण केस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब किया है। इस अग्रिम जमानत की याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार पवार ने सुनवाई की। दरअसल बिहटा थाने में दर्ज इस केस में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत कई लोग आरोपी है। जांच में कार्तिक सिंह का भी नाम सामने आया था। पूर्व कानून मंत्री को 30 सितंबर को दानापुर कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन उस दिन सुनवाई टल गई थी। दूसरी तरफ पुलिस को गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्तिक सिंह ने अपने वकील के माध्यम से पटना हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल की थी। बिहार के पूर्व कानून मंत्री के बारे में कहा गया है कि वे फरार है। अब तब इस मामले को लेकर पटना पुलिस की खूब फजीयत हुई। इसके बाद कार्तिकेय कुमार ने वकील की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और आरोपी फरार नहीं चल रहे थे, बल्कि हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। वे कानून के शरण में है और कानून का सम्मान कर रहे हैं। दरअसल बिहटा थाना इलाके में बिल्डर राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी कार्तिकेय सिंह भी है। बिहटा थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। धारा 164 के तहत बयान में उनका नाम आया है। इस मामले की वजह से कार्तिकेय सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर बीच नई प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की बात सामने आ रही है। जगदानंद सिंह की नाराजगी और पद से इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा था कि अब्दुल जारी और सिद्दीकी बिहार आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अब अचानक एक और नाम सामने आ गया है और उन्हें आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही जा रही है। इस चर्चा को तब बल मिला जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सिंगापुर रवाना होने से पहले शिवचंद्र राम को मिलने के लिए घर दिल्ली बुलाया था। यहां मीसा भारती के घर पर लालू यादव से उसकी मुलाकात हुई थी। कहा जा रहा है कि मुलाकात के दौरान लालू यादव ने उन्हें प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा है। इसके बाद अब उनके नाम का औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। शिवचंद्र राम बिहार में पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वह बिहार के पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं। कभी कुशेश्वर स्थान में हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया था। आरजेडी यहां चुनाव हार जरूर गई थी, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने यहां मुकाबला किया उसके बाद पार्टी में शिवचंद्र राम का कद बढ़ा था। आरजेडी मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद उनके नाम का ऐलान कर सकती है। आरजेडी में सुधाकर सिंह इस्तीफा प्रकरण के बाद जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित आरजेडी की बैठक में भी शामिल हुए थे और कहा तो ये भी जा रहा है कि जगदानंद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के साथ साथ पार्टी में भी छोड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की थीम गांवों को सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। यह एक ऐसा विषय है जिसे बीते कुछ सालों में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के रूप में देखा जाता है। मोदी ने कहा कि हम अंत्योदय के विजन पर काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि मिशन मोड में अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना। मोदी ने आगे कहा कि भारत के विकास यात्रा के 2 स्तंभ तकनीक और प्रतिभा महत्वपूर्ण है। तकनीक परिवर्तन लाती है। मोदी ने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना इस बात का उदाहरण है कि डिजिटलीकरण से लोगों को क्या लाभ होता है। हम गांवों में संपत्तियों का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कार्ड मिल रहा है। मोदी ने कहा कि यह तकनीक ही थी जिसके जरिए हमने कोरोना काल में गरीबों की मदद की थी। हमारी तकनीक आधारित जेम ट्रेनिंग में 80 करोड़ लोगों को बिना किसी बाधा के कल्याणकारी लाभ पहुंचाया। कोरोना में हमें सिखाया कि सभी को साथ लेकर चलते के लिए दुनिया को एकजुट होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश अपने खाते में नई नई उपलब्धियों को जोड़ने में जुटा है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता भी भारत के लिए बड़ा मौका है।
इसकी कमान 1 दिसंबर से भारत के हाथों में होगी। ऐसे में भारत अपने उन सभी मुद्दों का इन बैठकों में चर्चा के लिए दुनिया के सामने रखना चाहता है जो उसे विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए जरूरी है। इनमें एक बड़ा विषय शिक्षा भी है, जिसे भारत G20 की बैठक में प्रमुखता से रखने की तैयारी में जुटा है। फिलहाल इसे शिक्षा से जुड़ी अपनी तैयारियों को दुनिया के सामने रखेगा और उनकी राय भी लेगा। शिक्षा मंत्रालय ने अब तक की G20 को लेकर जो तैयारी की है उसे तहत उसका फोकस शिक्षा से जुड़े 4 क्षेत्रों को लेकर होगा, जिनमें पहला बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दूसरा तकनीक की मदद से शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा, तीसरा भविष्य की जरूरत और पोषक विकास और चौथा शोध को बढ़ावा देना और साझेदारी है। शिक्षा मंत्रालय इन विषयों को लेकर इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे पहले भी इस दिशा में सरकार ने काफी गंभीर प्रयास किए हैं। ये जमीनी स्तर पर दिखने में भी शुरू हो गया है। योगी कैबिनेट में रखे जाएंगे आज प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। 6 नई नीतियों पर लग सकती है मुहर। पाकिस्तान में जमशोरा जिले में बुधवार को एक यात्री बस में आग लग गई। बुध हादसे में 8 बच्चों सहित 18 लोग जिंदा जल गए, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी को जमशोरा अस्पताल में ले जाया गया। हैदराबाद में भीषण बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के चलते शहर के सभी मार्गों में जलभराव की स्थिति बन गई। राजस्थान के 21 न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई सेवा केंद्र बनाने के लिए 40 लाख रुपए के वित्तीय प्राधान्य को मंजूरी दी। मोदी सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भाजपा ने समाजवादी बताया। रुक करते खबरों पर विस्तार से। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। इसके बाद जर्मनी ने अपने 4 में से पहला IRIS-T-SLM अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भेजा है। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्टर ओलेवेस्की रेज़निकोव ने मंगलवार रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। रेज़निकोव ने कहा कि यूक्रेन में एयर डिफेंस की एक नई शुरुआत हो चुकी है। जर्मनी का IRIS-T-SLM पहुंच चुका है, यूएसए का NASAMS पहुंच चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है। हमें और मदद की जरूरत है। कोई शक नहीं कि रूस आतंकवादी देश है। हमें अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आकाश को प्रोटेक्ट करने की अत्यधिक जरूरत है। जर्मनी का 1000 करोड़ की लागत वाला ये मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम अब तक बर्लिन की सेना में भी शामिल नहीं किया गया है। साल 2014 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। यह डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावित हो और 19 किलोमीटर तक हवा में मार कर सकता है। इसे विशेष तौर पर बड़ी आबादी क्षेत्र को एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, रॉकेट और ड्रोन अटैक से बचाने के लिए डेवलप किया गया है। जर्मनी ने इस साल जून में यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम सौंपने का वादा किया था। जंग के बीच वादे के बाद भी यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम देने में लंबा वक्त लग रहा है। जर्मनी को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और दरअसल जर्मनी नवंबर तक IRIS-T-SLM यूक्रेन को सौंपने वाला था, लेकिन यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद इसे इस महीने ही यूक्रेन को सौंप दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड ऑफ हाउस को एड्रेस करने वाली AIDA पहली ह्यूमनॉइड रोबोट बनी। AIDA से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कमेटी के मेंबर्स ने मंगलवार को सवाल किए। दुनिया की पहली अल्ट्रा रियलिस्टिक आर्टिफिशियल रोबोट AIDA ड्रोइडा पेंटिंग और स्कल्पचर बनाने में माहिर है। ये संसद में टेक्निकल फ्लॉ के चलते सवालों का जवाब देते समय अचानक सो गई। इसके बाद उनकी आंखें किसी ज़ोंबिस की तरह दिखने लगी। AIDA के निर्माता एडन मेलर को इसे रिबूट करना पड़ा। आंखों में आई गड़बड़ी के बाद AIDA को चश्मा लगाकर सवालों के जवाब देने पड़े ताकि चेहरा डरावना न लगे।
AIDA इंसानों की तरह दिखने वाली एक महिला रोबोट है। इसे 2019 में मेलर ने तैयार किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के PhD स्टूडेंट्स और उनके प्रोफेसर ने रोबोट की क्षमता को विकसित किया। इसके बाद कॉर्नेवाल इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड प्रोग्राम ने इसे डेवलप किया। AIDA का नाम ब्रिटिश गणितज्ञ एडा लवसेस से नाम पर रखा गया है। AIDA पहली बार तब चर्चा में आई थी जब उसने क्वीन एलिजाबेथ के 70वें जन्मदिन पर उनकी पेंटिंग बनाई थी। AIDA ने बताया कि वो अपने आंखों में लगे कैमरे, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आर्म्स के जरिए कैनवास पर पेंटिंग कर सकती है, जो काफी आकर्षक होती है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होते के कारण AIDA पेंटिंग बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिथम का सहारा लेती है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल का जवाब सीधा नहीं दिया। उन्होंने इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं संगठनात्मक चुनाव लड़ रहा हूं। एक कहावत है, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले इन चुनावों को खत्म होने दे और फिर अध्यक्ष बनने दे, फिर हम इस बारे में देखेंगे। मालूम हो कि पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा देने वाली खड़गे को पार्टी सांसद शशि थरूर से टक्कर का सामना करना पड़ा रहा है, या खड़गे ने इस दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करते हैं। खड़गे ने इस दौरान कहा कि गांधी परिवार के सदस्य पार्टी के अध्यक्ष पद बनने के लिए सहमत नहीं हुए, जिसके कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने उनसे एक पद के लिए चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। इसी कारण वे चुनावी माहौल में उतरे। उन्होंने यह इस दौरान पार्टी के उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करने का एक बार फिर से वादा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद मैं उदयपुर घोषणा पत्र को हर हाल में लागू करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि वे सिर्फ संगठनात्मक चुनाव तक शशि थरूर के खिलाफ मैदान में है। हमारे बीच कोई अंतर नहीं है, हम दोनों मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने चुनाव में गुप्त मतदान करने के पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण में फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए बड़ी पूंजी है और कोई अध्यक्ष उनके दूरी नहीं बना सकता। साथ ही थरूर ने यह भी संकेत दिया कि वरिष्ठ नेता बदलाव के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने इसे हर राज्य में देखा है। बड़े नेता स्वाभाविक रूप से बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे, वे अपनी मौजूदा स्थिति में ही खुश है। अहमदाबाद में तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सांसद ने कहा कि वे बदलाव चाहने वालों की आवाज उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूं। नामांकन पर हस्ताक्षर करने वाले 66 लोगों में से 50 लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं। केवल 8 से 9 ही वरिष्ठ नेता है। इनमें मोहसिना किदवई जैसे सांसद भी शामिल है। यह बदलाव पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कई नेता मेरे साथ है, लेकिन साधारण और युवा कार्यकर्ताओं मेरे साथ है और रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। दरअसल योगी सरकार 10 से 12 फरवरी तक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लिए कई नीतियों में संशोधन कर निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है। लगभग आधा दर्जन नई या संशोधित नीतियों को सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति भी शामिल है, जिसके जरिए सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और संचालन को बढ़ावा देना चाहती है। इससे संबंधित निर्माण इकाई लगाने के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की छूट दिए जाने का प्रस्तावित है। प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्टार्टअप नीति लाई जा रही है। सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। सशस्त्र पुलिस बल में स्वीकृत किए गए उपनिरीक्षक के
2,999 पदों में से आधे पद पदोन्नति से भरे जाने का निर्णय किया गया था। सशस्त्र पुलिस बल व नागरिक पुलिस में असमानता के चलते 1,499 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन की तैयारी है। नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर नए निकायों में गठन और सीमा विस्तार के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा दुग्ध विकास नीति, मक्का व बाजरा खरीद नीति और चना मसूर के 2.5 लाख मिनी किट किसानों को वितरित करने के संबंध में भी नीति को सरकार मंजूरी दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि दूसरे चरण के लिए भी सरकार किसानों की जमीन आपसी सहमति पर ही लेगी। साथ ही आश्वस्त किया है कि जिन विस्थापित किसानों के बच्चे एयरक्राफ्ट मॉनिटिक्स का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे उन्हें जेवर हवाई अड्डे पर ही नौकरी मिल सकेगी। यही नहीं, परियोजना के लिए जमीन दे रहे किसान जहां चाहेंगे उन्हें वहां विकास कराकर बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि जेवर के किसान खुशहाल है। हमारा यही प्रयास है कि अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां से विस्थापित होने वाले किसानों को जहां वे चाहते हैं वहीं बसाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहां धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, खेल का मैदान, ओपन जिम, बाजार की व्यवस्था हो, इसके वहां के लोग अपने सपनों को साकार कर सकेंगे और वहां के लोग विकास की परियोजनाओं में बढ़कर चढ़कर सहयोग भी करेंगे। और साथ ही अगर एक परिवार में 2, 3, 4 या उसके अधिक भाई हो तो उन्हें एक ही जगह बसाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि जेवर के बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए वहां कौशल्य विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगर वहां के बच्चे एयरक्राफ्ट मॉनिटेशन का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें जेवर एयरपोर्ट पर ही नौकरी मिल सकती है। पाकिस्तान के जमशोद जिले में बुधवार को एक यात्री बस में आग लग गई थी और हादसे में 8 बच्चों के सहित 18 लोग जिंदा जल गए थे, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। सभी को जमशोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जमशोरा के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जावेद बलूच के अनुसार बस कराची से खैरपुर नाथन शाह लौट रही थी। नूरियाबाद के पास इसमें आग लग गई और 18 लोगों की मौत हो गई। बस में बैठे यात्री बाढ़ प्रभावित लोग थे और घर वापस जा रहे थे। सभी मुंगेरी समुदाय से थे। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। सबों को, घायलों को जमशोद के लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में लाया जाया गया और यूनिवर्सिटी अस्पताल को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आग कोच के एयर कंडीशनर सिस्टम में खराबी के कारण लगी थी, जिसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग से बचने के लिए कुछ यात्री बस से कूद गए। बताया जा रहा है कि बस में करीब 35 लोग सवार थे। घटना पर संज्ञान लेते हुए सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने जमशोद के डिप्टी कमिश्नर को तुरंत एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रशासन परिवार को हर तरह की मदद करेगा। सीएम मुराद ने घटना की जांच रिपोर्ट भी तलब की है। उत्तराखंड के काशीपुर में बुधवार देर रात भरी बवाल हुई है और जहां खनन माफिया को पकड़ने गई यूपी पुलिस की टीम पर हमला हो गया। इस दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग भी हुई, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फायरिंग में बीजेपी नेता की पत्नी की मौत हो गई है। इधर इस पूरे मामले को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस के 10 से 12 जवानों पर हत्या का केस दर्ज किया है। अब इस मामले में उधम सिंह नगर एसएसपी का बयान आया है। उधम सिंह नागर ने एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि कुड़ा पुलिस थाना को मुरादाबाद पुलिस की तरफ से सूचना मिली थी कि वे यहां किसी इनामी अपराधी को पकड़ने आए थे। उस दौरान यहां स्थानिक लोगों के साथ काफी झड़प हो गई, आपसी फायरिंग हुई। तत्काल हमारी फोर्स रवाना की गई और उन्होंने आगे बताया कि एक स्थानीय महिला को गोली लगी थी, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीक प्राप्त हुई है और तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी। मुरादाबाद पुलिस से कुछ पुलिसकर्मी भी घटना में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के कुंडा गांव में फायरिंग की यह घटना हुई है। इसके बाद यूपी पुलिस के 10 से 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 50,000 से इनामी खनन माफिया को पकड़ने गई एसओजी टीम पर ग्रामीणों ने बड़ा हमला किया था और हमले में
5 एसओजी के जवान घायल हुए थे। इसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और वहीं 2 जवानों को गोली लगी है। फिलहाल खबरों में इतना ही और खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्रप्रथम के साथ। नमस्कार।